हटे ना बेटा आज तो। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स हर टॉपिक है। कोई बच्चा ये आज पहली बार आया क्या? तुम आए हो? तुम भी? तुम आए थे कल परसों? खुशी ऐसे हो रही है अचानक से, मुझे ज्यादा मतलब। तो बेटा हम बात कर रहे थे आपसे, और एब्जॉर्प्शन एक्शन स्पेक्ट्रा वगैरह की बातें हो गई थी हमारी कल। ठीक है, आए थे ना तुम लोग कल? एनसीईआरटी लेकर के आए हैं सभी बच्चे, और आपको सारे वो जो भी कंट्रीब्यूशन था ना बेटा साइंटिस्ट का, वो कंट्रीब्यूशन बता दिया था, है ना? हिस्ट्री जो थी, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट। इसके अलावा आपको क्लोरोप्लास्ट के कंपोजिशन के बारे में बताया था हमने। क्लोरोप्लास्ट बनाया था और बताया था कि कौन कौन से पिगमेंट्स बेटा उसमें पाए जाते हैं। और हमने ये बताया था कि देखिए 3 टाइप के पिगमेंट्स थे, याद है? एक क्लोरोफिल्स, एक कैरोटीनॉइड्स, एंड जेंटोफिल्स कह देते हैं। और एक फाइकोबिलिन्स। तो बेटा आपको हमने बताया था कि देखिए ये जो दो पिगमेंट है, ये दोनों ग्रीन प्लांट्स में पाए जाते हैं, हमारे प्लांट्स में, है ना, सभी में। फाइकोबिलिन्स नहीं पाए जाते थे। तो मैंने बताया होगा फाइकोबिलिन्स किस में पाए जाते हैं, और नहीं बेटा ब्राउन नहीं, रेड एलगी शाबाश। और ब्लू ग्रीन एलगी। ब्लू ग्रीन एलगी वास्तव में वो तो एक साइनोबैक्टीरिया ही है ना, प्रोकैरियोट है। तो उसमें बताया था मैंने, और मैंने बताया था कि दो होते हैं। देखिए इसी टॉपिक पे मैं लास्ट में था वो बता रहा हूँ। आर फाइकोसाइनिन, आर फाइको एराइथ्रिन। अगर मैंने आर लगा दिया ना, तो ये रोडोफाइसी एक्चुअली क्लास होती है एलगी की, रेड एलगी की। तो इसका मतलब ये रेड एलगी के हैं, अगर आर लगा दिया। इस इतना सा अंतर है ना। और अगर मैंने सी लगा दिया, सी फाइको साइनिन एंड सी फाइको एराइथ्रिन। क्लोरोफाइसी नहीं बेटा, साइनोफाइसी है ब्लू ग्रीन एलगी। साइनोबैक्टीरिया से साइनोफाइसिस आया सी। मतलब ये दोनों ही पिगमेंट दोनों में पाए जाते हैं, रेड एलगी में भी दोनों पाए जाते हैं। जबकि वास्तव में देखिए फाइकोसाइनिन जो होता है वो ब्लू होता है, और फाइकोइराइथ्रिन क्या होता है, रेड। आप जानते हैं इराइथ्रिन वर्ड जो आया है ना, इराइथ्रो, इराइथ्रो वर्ड इराइथ्रोसाइट आरबीसी। तो इराइथ्रो वर्ड जो होता है वो रेड के लिए होता है, ठीक है। और साइनिन, साइनो वर्ड जो होता है वो कॉपर से साइनो, वो ब्लू के लिए होता है, ठीक है। कॉपर ब्लू कलर देता है। तो ये दोनों ही पिगमेंट दोनों में पाए जाते हैं। लेकिन मैंने एक बात आपको बताई थी कि एक्चुअली में रेड एल्गी में तो रेड वाला ज्यादा मिलेगा एक्सेस में, और ब्लू ग्रीन एल्गी में ये ब्लू वाला ज्यादा मिलेगा, इन दोनों के मुकाबले, है ना। होंगे दोनों ही, ये होता है। जैसे नाम है ना ब्लू ग्रीन एल्गी, हालांकि तुम पहले पढ़ चुके होते हो मोनेरा में उधर, या ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया में ब्लू कलर तो फाइकोसाइन की वजह से होता है, और ग्रीन कलर क्लोरोफिल ए की वजह से होता है। उसमें क्लोरोफिल ए भी होता है, और मैंने बताया था तुम्हें
कि बैक्टीरिया में नहीं होता क्लोरोफिल नॉर्मल, है ना, लेकिन क्लोरोफिल ए साइनोबैक्टीरिया से होता है। तो मैंने कल तुम्हें बताया था कि ए जो होता है वो बहुत यूनिवर्सल पिगमेंट है, यानी बैक्टीरिया को छोड़ करके सारे लिविंग मतलब जो भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है सब में मिलता है, लेकिन बी लिमिटेड है, क्लोरोफिल बी सब में नहीं पाया जाता। मैंने बताया था कि ग्रीन प्लांट, ग्रीन एल्गी और यूग्लिना को छोड़ के नहीं मिलेगा बेटा, ये लिखवाया था मैंने, है ना। मैंने बताया कि देखो ब्राउन एल्गी में ए के साथ सी होगा, रेड में ए के साथ डी होगा, क्लोरोफिल डी। डायटम डाइनोफ्लैजिलेट में भी सी होता है ए के साथ। तो खैर, और ओवरऑल जो मेन या चीफ पिगमेंट है फोटोसिंथेसिस का वो ए है, क्लोरोफिल। ठीक है ना। अच्छा, बहुत अच्छी एक इंपॉर्टेंट बात हमने आपको कल वो उसकी वॉन वाली बताई थी कि वो वैसे तो देखिए 6CO2 6H2O वाली इक्वेशन भी बैलेंस है, लेकिन वो सही नहीं है, वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि 6 वाटर सफिशियंट नहीं है 6 ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने के लिए, बताया था ना। क्योंकि 6H2O में बेटा 6 ऑक्सीजन एटम है और 6O2 में 12 ऑक्सीजन एटम है, तो इसीलिए हमें 12H2O लेना पड़ा था इक्वेशन। बड़ी बात है वो, तुम किसी भी डायरेक्टर से पूछोगे ना, किसी बच्चे से जिसने वो आज तक नहीं पढ़ा है ना, जैसे कुछ नहीं, किसी कोचिंग में ही पढ़ रहा हो सहारनपुर में, हाँ, क्योंकि एनसीईआरटी में तो लिखी नहीं है वो बात, वो इक्वेशन वाली। तो वो कहेगा हाँ यार बैलेंस तो ये भी है केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग तो एकदम, फिर गलत क्या है? 12 में से 6 घटा दो 6 बचते हैं, लेकिन वो सही नहीं है, क्योंकि अगर 6 वाटर यूज करोगे तो 3O2 ही निकलेंगे बस, 3O2 बस, है ना। इसीलिए 12 यूज करने पड़े। खैर, अब देखिए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो बेटा दो टाइप की ये जो फोटोसिंथेसिस है पूरी, इसे एक्चुअली में दो फेज में पढ़ते हैं हम लोग। कौन कौन सी दो फेज होती हैं? एक लाइट फेज और एक डार्क फेज। ठीक है, ये कलर ठीक ठीक दिख रहा है, बस तो व्हाइट ही सही लगता है मुझे तो ज्यादातर, सही लग रहा है। पिंक वाला ले लें, लो सब पिंक ले लेते। केमिस्ट्री वाले सर येलो छोड़ के गए हैं, जल्द लेट आए थे वो आज, हैं। हाँ तभी तो मैं बैठा था यार। तो देखिए, अरे बात नहीं बच्चों, तो देखिए यहां पर बेटा दो फेज हैं, एक लाइट है और एक डार्क। अभी इनका वो मैं बना के टेबल सी वो बात कर लूंगा ढंग से। और मैं क्या कर रहा हूं अभी, यहां पर एक पूरी आपको समराइज पूरी फोटोसिंथेसिस की ना दोनों फेज की समरी बता देता हूं अभी, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। उसकी समरी बताता हूं कि देखिए क्या क्या होता है किसमें। ठीक है, जो सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि हम लोग बोलते रहते हैं कि जो प्लांट हैं, मैंने कल एक बात तुम्हें बताई थी कि पहले हम लोग क्या पढ़ते आते थे छोटी क्लासेस से, कि भाई पौधे जो होते हैं वो ऑक्सीजन देते हैं, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, वो CO2 लेते हैं, लेकिन वो आधी अधूरी बात होती है। मतलब लोअर क्लास में हमने पढ़ा, शुरू में जो हमारे मास्टर साहब ने भी है ना, शुरू में भी पढ़ाते थे कि वो उनको जीने के लिए वो चाहिए, हमें चाहिए, तो हमें
श्वसन करने के लिए वो ऑक्सीजन देते हैं और वो अपने, अच्छा उस समय तो ये पढ़ाते थे वो अपने सांस जो लेते हैं उसमें CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं उल्टा, है ना। ये बात नहीं बताई जाती थी कि दोनों बातें होती हैं उनके पास। तो ये हमेशा दिमाग में मैंने बताया था कि रखना कि ऑक्सीजन ही लेते हैं वो भी हमारी तरह, रेस्पिरेशन में तो वो भी ऑक्सीजन ही लेते हैं। लेकिन क्या है कि उनके पास में एक प्रोसेस और है, फोटोसिंथेसिस, जिसमें वो CO2 लेते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। वो ऑक्सीजन इतनी ज्यादा रिलीज होती है कि उनका खुद का भी रेस्पिरेशन का काम चल जाए और सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का, मतलब सारे जीव जंतु जितने भी, उनका काम चल जाए, अकेले इंसान ही नहीं, है ना। आप देख रहे हो जो भी छोटे मोटे सब, कितनी बड़ी बात है। तो मैंने बोला भी था कि अगर छोटा सा ही पौधा आपके घर के पास में है, वो भी इतना ज्यादा ऑक्सीजन दे रहा है, दिखाई नहीं दे रही, उसकी वैल्यू तब समझ में आती है। आप देखो कोरोना काल, जब ऑक्सीजन सिलेंडर कैसे कैसे मारामारी पड़ गई थी और इतनी, है ना। आपने देखा ऐसी कंडीशन आपने तो लाइफ में पहली बार ही देखी होगी भाई। हमने भी, मतलब, है ना, हमने भी, आपकी बात छोड़ो, हमने भी अपनी लाइफ में ऐसा वो घटना, क्योंकि घटनाएं हुई है पहले कि कभी प्लेग फैला बहुत भयंकर तरीके से, कभी कुछ घटना हुई है ना, पूरे वर्ल्ड में। लेकिन ऐसी घटना पहली बार देखी हमने अपने जीवन में। हाँ, कि जिसकी बेटा आप देखो क्योर ही नहीं, तो पहली बार तो वो आया ना, और उसकी जो वो बनी वैक्सीन, तो वैक्सीन भी तुरंत तुरंत जल्दी जल्दी बनाई गई। और शायद भाई लोग बाग कहते हैं कि उनके साइड इफेक्ट भी भुगतने पड़ रहे हैं अब इसीलिए, है ना। जो बचाया चलो वैक्सीन ने, लेकिन उनका, क्योंकि देखिए कोई भी वैक्सीन जब बनती है ना बेटा, तो बहुत सारे ट्रायल्स होते हैं, बहुत कई सालों तक तो वो चलता रहता है, रिसर्च और ट्रायल। बहुत सारे एनिमल्स पे ट्रायल किए जाते हैं, इंसानों पे नहीं। यहाँ पे क्या, बहुत जल्दी बना के इंसानों पे सीधे डायरेक्ट वो हो गया ट्रायल। कोई जिन लोगों ने बनाई, सबसे पहले वही कर्मचारी जो लैब के कर्मचारियों को लगा के देखी गई, फिर पब्लिक को ओपन कर दी। लेकिन एक बात जरूर है कि हाँ, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा लेवल पर करके बहुत ज्यादा बचाया, तो आप देखें इंडिया में बहुत लोगों को बचाया गया। इवन यहां से, कितना बड़ा देश है आप जानते हो, देखिए छोटा मोटा कंट्री होता है तो कुछ भी यार कर लीजिए आप, इतना बड़ा कंट्री, 140 करोड़ की आबादी, मतलब वर्ल्ड में नंबर 1 पे है इस समय हम, चाइना भी सेकंड नंबर पे है, और हमने पूरे वर्ल्ड में उसको एक्सपोर्ट किया, लोगों को भेजा, ये बहुत बड़ी बात है। खैर, तो उस समय पे यार सोच सोच के भी ऐसा लगता है ना। बाहर से आते थे, या जैसे मान लो कॉलेज से जैसे बाहर से आए, हाथ उससे वो करना, सैनिटाइजर से पूरा वो मास्क लगाए हुए रहना, इतनी है ना, वो खराब हो जाता था, मतलब पूरा मास्क मास्क लगाए लगाए और सब कुछ। फिर स्टीम लेना या पानी गर्म पीना गुनगुना, हर चीज में, क्योंकि एक डर ये था कि देखिए सर्दी जुकाम भी नॉर्मल हो गया ना, तो भी वो कोरोना लग रहा था, या आप सर्दी जुकाम हो जाता तो आप ज्यादा उसके लिए सेंसिटिव हो गए, फिर संवेदी हो गए ना जल्दी से, कोरोना वायरस है, तो अगर आपकी इम्यूनिटी कमजोर हुई तो अटैक कर देगा। तो इम्यूनिटी को मजबूत रखना था, मेन चीज ये थी। तो खैर वो तो लाइफ में वैसे भी आपको करना चाहिए, मैं एक एडवाइस हमेशा दूंगा आपको, बायोलॉजी के बच्चे हो। ये नेट तो नहीं है, फिर भी ये कैच कर रहा है आवाज, यार कमाल है। इस सच पता नहीं मानने लगा। ये AI का जमाना है, आपकी सारी बातें सुनी जा रही हैं, हमारी आपकी बंद है। नेट मतलब हमेशा मेरा ऑन नहीं रखता, मैं जब चाहता हूँ तब ऑन करता हूँ, तब भी वो ऑफ में भी वो जेमिनी सा चल के और सर्च मारने लगा कुछ, आवाज उसे सुनाई दी मेरी। तो ये ज्यादा उसका ना एडवांसमेंट का भी बेटा निगेटिव इम्पैक्ट होता है, हम लोग ना, हमारी पर्सनल लाइफ खत्म होती जा रही है। तो बेटा ये मैं आपको जरूर एडवाइस दे दूंगा, देखो पता है, कभी भी ना, जैसे चलो कोरोना अभी नहीं है, लेकिन आप जानते हो कि चलता रहता है वो, लेकिन अब आप इतने इम्यून हो गए हो, स- बस एक चीज ध्यान रखा करो, सर्द गर्म का। उसमें क्या है कि जैसे कभी भी आप देखेंगे कि जैसे धूप में से एकदम से जब आपने पानी पिया, है ना बेटा, धूप में से एकदम से जब आप पानी पीते हो आके, मतलब गर्मी में, और ठंडा सा पानी पी लिया आपने, जैसे पसीना आ रहे हैं और एकदम आके ठंडा पानी पी लिया, तो हो जाएगा।
मतलब कभी भी सर्द गर्म सा होगा, या एकदम से और आप ऐसे ही, जैसे बाइक वाइक पे इसलिए जरूरी है, चाहे वैसे गर्मी का मौसम सा है, मतलब अब देखो गर्मी हो गई धूप, लेकिन सुबह जो हवा लग जाती है वो दिक्कत कर सकती है। बस कोशिश ये करनी है कि ये सर्दी जुकाम जिसको बहुत ही आसान में लाइटली लेते हैं ना हम लोग, ये जितना कम हो उतना अच्छा है, क्योंकि ये 4 नई बीमारियों को आमंत्रण देता है। वो एक्चुअली जो कोरोना वायरस था, वो भी बेटा इन्फ्लुएंजा वायरस का ही डेरिवेटिव था, म्यूटेंट। जो इन्फ्लुएंजा वायरस होता है एयर में, वो भी रेस्पिरेटरी वायरस है। खैर, तो मैं बात यहां पर ये ला रहा था बेटा, देखिए, ये जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं ना प्लांट, ये केवल डे टाइम में ही करते हैं। कब करते हैं? डे टाइम में। हालांकि मैं ये बोल रहा हूं फोटोसिंथेसिस केवल दिन में नहीं होती। लोग आगे सोचते हैं ना, फोटोसिंथेसिस केवल डे टाइम में नहीं होती, लेकिन उसका जो लाइट फेज है वो डे टाइम में होता है, और जो डार्क फेज है ना, वो डार्क फेज नहीं। यहां पे यही है, चक्कर के बच्चे सोचते हैं लाइट फेज लाइट में हो रही है, डार्क फेज डार्क में हो रही है। नहीं, एक्चुअल में जो नाम रखा गया ना, ये इस वजह से रखा गया कि जिस जो केवल लाइट में हो रही है, यानी लाइट की प्रेजेंस जिसके लिए जरूरी है वो तो लाइट फेज, और जिसके लिए लाइट की जरूरत नहीं है वो डार्क फेज, यानी वो दिन और रात दोनों समय होती रहती है, मतलब दिन में डे में भी और नाइट में भी। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ लाइट एक्चुअली, इसलिए डार्क फेज बोल दिया। मतलब नाम में थोड़ा सा मिसलीडिंग वो है ना, ये मत सोचना कि वो केवल अंधेरे में होती है, वो 24 घंटे चलती है। उसका मैं तुम्हें एक कारण बताऊं, चक्कर क्या, लाइट फेज बहुत फास्ट चलती है डार्क के मुकाबले। तो लाइट फेज जो जितना प्रोडक्ट बना देती है ना, लाइट को ट्रैप करके उसको कंज्यूम करने में और शुगर बनाने में डार्क फेज को टाइम लगता है, तो वो चलती रहती है। समझ गए ना आप? अभी दिखाता हूं, देखो दोनों में क्या क्या हो रहा है, ठीक है? तो बेटा जैसे कि हम यहां पर देखिए स्टार्टिंग से चलते हैं। लाइट फेज किस में होती है पता है? ग्रेना में। और डार्क फेज किस में होती है? स्ट्रॉन्ग। तो सबसे पहले शुरुआत देखिए आप किससे करेंगे, आपको याद है? मैं यहाँ साइड में कोई इक्वेशन लिख लेता हूँ यहाँ छोटी सी। ये तुम्हें ये साइड में जैसे कि एक रहेगी सामने, और सनलाइट, क्लोरोफिल है ना बेटा, और बन गया हमारा C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। अब देखिए, वैसे तो देखने में ये लग रहा है कि भाई इन दोनों की रिएक्शन होगी तब ये बनेगा, है ना? यही तो लग रहा है प्रॉपर, लेकिन रियलिटी में ये प्रोसेस दो भाग में होती है, दो टुकड़ों में। कोई भी प्रोडक्ट जब बनता है तो पहले रिएक्टेंट का रिएक्शन होके तो बनता है सबस्ट्रेट का, लेकिन देखिए यहाँ पे क्या होगा, वाटर का ब्रेकडाउन होके ऑक्सीजन निकल भी जाएगी और तब तक CO2 यूज भी नहीं होगी। चलो मैं क्या बता रहा हूं, इंटरेस्टिंग बात देखो। नॉर्मली ये होता है, हम बोलते हैं कि भाई रिएक्शन होके तभी तो प्रोडक्ट बनता है ना। एक प्रोसेस में लाइट फेज में क्या होगा, लाइट फेज में तो वाटर का ब्रेकडाउन होके लाइट की प्रेजेंस में और ऑक्सीजन निकल जाएगी, इसको बोलेंगे फोटोलिसिस, है ना? और उसमें क्या क्या होगा बताऊंगा, उसमें कुछ बनेगा, एनर्जी बनेगी बेटा, ATP और NADPH, जो आगे यूज होनी है। अच्छा, फिर दूसरे फेज में दूसरी फेज में ये जो CO2 है ना, इसका फिक्सेशन होगा या रिडक्शन होगा ग्लूकोज में, उस एनर्जी को यूज करके। जो एनर्जी लाइट फेज में बनी थी ना, पावर, ATP और NADPH, इसको टर्म देते हैं एसिमिलेटरी पावर, ठीक है? ये एनर्जी यहां बनती है लाइट फेज में, सनलाइट यूज हुई, वाटर का ब्रेकडाउन हुआ, ऑक्सीजन बन गई और एनर्जी बन गई, यानी उस सनलाइट से वो एनर्जी बन गई हमारे हाथ में। तभी तो हम बोले सनलाइट जरूरी है। सनलाइट के किस फॉर्म में आ गई? ATP और NADPH। अब वो एनर्जी यूज होके CO2 से शुगर बनेगी। तो देख लो, दो पार्ट हैं अलग अलग।
जबकि हमें ऐसा लगता है कि यार दोनों की रिएक्शन होकर तब बनेगा ऑक्सीजन। अपन लोग यही तो बोलते आ रहे थे, CO2 जितनी यूज होगी उतना ही ऑक्सीजन निकलेगी। लेकिन ऑक्सीजन तो पहले निकल गई भाई, CO2 बाद में यूज हो रही है ना। कितना अच्छा रहे कि कोई हम बिजनेस करें, प्रॉफिट पहले मिल जाए, इन्वेस्टमेंट बाद में करना पड़ रहा है कि नहीं। लेकिन दो में से एक प्रोडक्ट मिल गया अभी हमें, है ना। एक बाद में मिलेगा शुगर तो। खैर, समझे। तो मैं अभी इसे हटा देता हूं, क्योंकि वो दूसरी वाली वो लिखेंगे हम यहाँ पे। देखो मेन चीज समझने की होती है अच्छी तरह से, बाकी तो बेटा यहां पर H2O से शुरुआत हम कर रहे हैं, और ऑक्सीजन निकल गया बेटा। चलो दूसरा कलर ले लेंगे थोड़ा सा। और CO2 से बेटा यहाँ पर C6H12O6 बन गया शुगर। ये लाइट फेज है बेटा, और ये डार्क फेज। ये आपको पता है कि सनलाइट की प्रेजेंस में ही होगी, वहां ऐसा कुछ लिखने की जरूरत हमें नहीं। अब इसमें क्या क्या हुआ बेटा, देखिए, एक तो हमारा जो ADP था, ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलके ATP बना दिया। ठीक है बेटा, इस प्रोसेस में हमें ATP मिल गया। बात नहीं बच्चों, और इसके अलावा NADP प्लस NADPH, है ना, या NADPH2, एक ही बात है। ये हमें दो चीजें यहां पर मिली। अरे बातें नहीं, ये लड़के क्यों बातें कर रहे इतने। बातें ज्यादा करने के लिए तो लड़कियों को किया जाता है, यहाँ तो उल्टा हो रहा है। देख रहे हैं ना आप, यानी इस एसिमुलेटरी पावर के थ्रू कनेक्टेड दोनों फेज। लाइट फेज में, लाइट की प्रेजेंस में वाटर का ब्रेकडाउन हुआ, फोटोलिसिस ऑफ वाटर हुई, और ऑक्सीजन निकल गई। और उस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, बताएंगे प्रोसेस तो आगे, अभी लाइट फेज आपको डिटेल में ना। उन इलेक्ट्रॉन की वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ATP और NADPH या NADPH2। और ये जो पावर या एनर्जी मिली हमें डे टाइम में सनलाइट की प्रेजेंस में, ये फिर डार्क फेज में CO2 को रिड्यूस करने के काम आती है, या CO2 को फिक्स करने के काम आती है शुगर में, ये यूज होके, और फिर वो बन जाती हैं। इसका मतलब आपको एक चीज दिख रही है कि लाइट फेज के प्रोडक्ट डार्क में यूज होते हैं, और डार्क फेज के जो प्रोडक्ट है ना, पूरे नहीं, मतलब शुगर तो वैसे फूड में यूज हो गई, ऐसे यहाँ पे ऑक्सीजन यूज नहीं हुई, वो तो निकल गई। ऐसी शुगर उनका फ्रूट वगैरह वेजिटेबल जो भी उनका बनाने में, बायोमास बनाने में काम आ गई। लेकिन ये जो है इसका प्रोडक्ट, ये इसके लिए सबस्ट्रेट की तरह काम कर रहा है, देख लो। क्योंकि आप जानते हैं, मैं ऐसे भी लो लाइन खींच देता हूं, यानी
ये लाइट, अब लगातार लाइट फेज डार्क फेज चलने के लिए, लाइट फेज के लिए एडीबी और एनडीपी कहां से मिलेगा? डार्क से। और डार्क के लिए एटीपी एनडीपीएच कहां से मिलेगा? लाइट से। तो एक दूसरे पर परस्पर निर्भर कर रहे हैं, नहीं कर रही? डिपेंड कर रही। समझ गए बात को? तो एनसीईआरटी भी एक स्टेटमेंट ये बोलती है कि देखिए, लाइट फेज डायरेक्टली डिपेंड अपॉन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। लाइट फेज डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, बट डार्क फेज वो डायरेक्टली सनलाइट पे डिपेंड नहीं करती, है ना? एक तुम सेंटेंस जो मैं बोल रहा हूं लिख लेना, जो मैं एक सेंटेंस सा बोल रहा हूं, ठीक है? लिखना, लाइट फेज, अलग से यहां नीचे लिख लो, लाइट फेज डायरेक्टली डिपेंड्स या डिपेंड डायरेक्टली अपॉन सनलाइट, डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन सनलाइट, ब्रैकेट में लिख देना। अभी सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन ब्रैकेट में, hence occurs only during daytime, hence occurs, अकर ओ है ना, डबल सी यू आर एस, occurs only during daytime, ये ब्रैकेट में लिख दिया, मतलब इसीलिए वो डे टाइम में ही होती है, occurs only during daytime, ब्रैकेट क्लोज है ना बेटा। while, डब्ल्यू एच आई एल, while dark phase, dark phase does not depend, dark phase does not depend upon sunlight, does not depend upon sunlight directly, मैं दोबारा बोल रहा हूं, while dark phase does not depends upon sunlight directly, but depends upon, but depends upon the products of light phase, but depends upon the products of light phase, समझ गए ना बात को? बस सनलाइट पे डिपेंड नहीं करी डार्क फेज, लेकिन ऐसा भी नहीं कह सकते आप कि नहीं बिल्कुल उससे इंडिपेंडेंट है, मतलब डायरेक्टली डिपेंड नहीं कर रही, क्योंकि अगर बेटा सनलाइट नहीं होगी तो लाइट फेज नहीं होगी, और लाइट फेज नहीं होगी तो उसके प्रोडक्ट नहीं बनेंगे, वो एनएडीपी और एच और, है ना, एटीपी, तो वो एनर्जी नहीं बनेगी तो डार्क फेज भी नहीं हो पाएगी फिर, तो उसके प्रोडक्ट पे तो डिपेंड कर रही है ना। इसका मतलब फर्क तो पड़ेगा, अगर लाइट फेज नहीं चलेगी तो डार्क भी चल नहीं पाएगी, समझ गए ना? और आगे इसके भी ब्रेक में लिख देना, डार्क, जहां लास्ट में किया ना, डार्क फेज अकर्स इन बोथ डे एंड नाइट, या ब्रैकेट की जगह वैसे फुल स्टॉप लगा के आगे लिख सकते हो, डार्क फेज अकर्स ड्यूरिंग बोथ डे एंड नाइट, डार्क फेज अकर्स ड्यूरिंग बोथ डे एंड नाइट, दोनों समय चलती है इसलिए, ठीक है? चलो, अब मैं लाइट फेज की बातें, आपको पता लाइट फेज में क्या क्या हो ही रहा है, अब वो लाइट फेज की बात करूंगा मैं, पहले इनका वो कर लेता हूँ, एक डिफरेंस वाला सा वो बता देती हूँ, ठीक है? चलें आगे, चले हटा दूं? अच्छा भाई, ये तो बहुत देर पहले लिखा हुआ है मेरा, ये बच्चे तो तीनों ये आज ही 2 दिन से तो आ नहीं रहे, ये पीछे वाले तीनों क्यों, कल परसों तो आए नहीं थे, आज कैसे आ गए सैटरडे को? हैं? क्या कह रहा है? ऐसे गुन्ना के देख रहा है, बोला जब मनी मनो गाली दे रहा हो, हमारी इच्छा है जब हम आएंगे तब आएंगे। अरे घनसुआ, तुम्हारी फायदे के लिए बात कर रहा हूं मैं, नहीं तो हमें क्या फर्क पड़ रहा है? लिख लिया?
इसके थ्रू मतलब एक वो बना के मैं और इनको डिफरेंशिएट कर देता हूँ। ये तो ग्रेना में होती है बेटा। ये ग्रेना की थालेकॉर्ड्स होती है ना। और ये होती है स्ट्रोमा में, जो वो लिक्विड वाला पोर्शन है। ठीक है बच्चों, देखिए ये इसके सबस्ट्रेट हैं और ये इसके प्रोडक्ट हैं। मतलब आप जानते हैं ये वाला जो एडीपी और एनडीपी है, ये यहां से आया है ना, एक दूसरे से आया है। और ये यहाँ पे जो प्रोडक्ट है, ये पावर, ये यहाँ पर यूज हो गई है। ये एनएडीपी प्लस है, ये एडीपी है।
एटीपी जानता है तू? एनर्जी होती है ना? क्या नाम होता है एटीपी का? हाँ, और एडीपी का? डाइफॉस्फेट। ऐसे ही एनएडी एनएडीपी होता है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट, एनएडीपी, है ना? तो डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट स्टेप से ये होता है। निकोटिनामाइड है एन का मतलब। लेकिन कहने का मतलब ये है कि तुम, हालांकि उसकी फुल फॉर्म की जरूरत तुम्हें है नहीं, तुम बस ये पता रहना चाहिए कि ये एक एनर्जी रिच कंपाउंड है। एक, हाँ सुनना, क्योंकि आगे भी काम आएगा रेस्पिरेशन में बेसिक। एक NaDPH में, अच्छा पी में लगाऊं या ना लगाऊं, यहां लगाना है, ध्यान सुनना। क्लोरोप्लास्ट में NaDPH के फॉर्म में होता है, और जब रेस्पिरेशन पढ़ाऊंगा ना तो मैं प्लांट रेस्पिरेशन, माइटोकॉन्ड्रिया वाली बात, वहां NADH होगा। क्या होगा? बस फॉस्फेट नहीं होगा, है ना? NADH और NADPH दोनों की एक ही वैल्यू है। एक NADH या एक NADPH का मतलब है 3 ATP। ऐसे ही रेस्पिरेशन में एक पढ़ाऊंगा FADH2, उसका मतलब 2 ATP आएंगे रेस्पिरेशन में, समझ रहे हो ना आप? तो यहां पे अगर NADH यूज हो रहा होगा, NADPH, तो समझ लो 3 ATP उसकी फॉर्म में यूज हो रही है। हाँ, वो ATP से भी ज्यादा एनर्जी वाला कंपाउंड है, 3 गुना। समझ गए ना? ये मतलब है, ये इसलिए दोनों ही एनर्जी है ये। और ये एनर्जी आप देखो सनलाइट से बनी है। कैसे बनी है? सनलाइट से बनी है। बनती दिख नहीं रही हमें, लेकिन वो उससे बन के, यानी जो कुछ भी है, जो खाना प्लांट के अंदर बनना है, कोई भी आप जो फ्रूट्स खाते हैं, कोई भी, सारे के सारे इसी सनलाइट का कन्वर्जन होने पे इसमें कन्वर्जन हुआ, उससे फिर फूड बना। तब है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता कि सनलाइट नहीं होती। चक्कर क्या, कभी कभी तुम्हें पता है क्या लगता है, धूप को ही सनलाइट मत समझो केवल, कुछ जगह पे धूप नहीं आती ज्यादा। अच्छा, एक चीज तुम नोटिस की होगी, जैसे धूप नहीं आ रही हो, तब भी हमें रात की तरह ही दिन फील होता है अगर धूप नहीं आएगी तो, या डिफरेंस लगता है? क्योंकि ऐसा नहीं है, सूरज नहीं है, सूरज तो अपनी जगह पे ही है ना, सन, वो तो 24 घंटे मतलब है ही। ये हम बोलते हैं ना, सूरज आज यहाँ था अब इधर आ गया, अरे भैया सूरज कहीं नहीं जाता, वो इधर से निकल के अब इधर आ जाता ना, छिपता है पश्चिम में, पूरब में वो निकलता है, पश्चिम में छिपता है। अरे वो तो कहने की बातें हैं, वो कहीं नहीं जाता, जाती तो अर्थ है। हम लोग घूम रहे हैं हमेशा, सन के चारों ओर भी घूम रहे हैं, और अपनी एक्सिस पे भी घूम रहे हैं। तो ऐसे ही लट्टू की तरह घूमते घूमते, लट्टू चला है लट्टू, लट्टू की तरह चलते 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 ऐसे घूमते हुए जा रहे हैं। अब क्योंकि पूरी अर्थ ही घूम रही है, इसलिए हमें पता नहीं चल रहा कि हमारी ये जमीन घूम रही है, क्योंकि हम जमीन क्या, हम तो उसकी सरफेस पे है ना, कभी हम ऊपर है सरफेस के, कभी हम नीचे को लटके हुए हैं। लेकिन हमें वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है ना, ये नहीं है कि हम उसमें अंतरिक्ष में गिर जाएंगे, हम उसके साथ अर्थ चिपके रहेंगे उस पे। इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये एक अलग ही, जब इसके बारे में पढ़ के देखे ना, तो ये एकदम ऐसे लगता है यार ये कैसे, मतलब जादू है। वो भी एक साइंस है ना? पहले हम सोचते थे कि मतलब हम लोग कैसे भाई, अब देखो आप एक हिस्से पर हो अर्थ के, और अमेरिका दूसरे हिस्से पर है। जब यहाँ पे दिन हो रहा होता, वहां रात हो रही होती। ये जो आप देखते हो अर्थ है, उस अर्थ की इधर है आप हैं, इधर भी दूसरे लोग रह रहे हैं नीचे। और अब आप कहें कि जो हम यहाँ से सब जमीन को खोदना शुरू करें, जो हम गड्ढा करते हैं, बोरिंग करते हैं, तो वो आप ये अर्थ की क्रस्ट में कर रहे हो, करते 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 चले जाओगे तो पार हो जाएगा दूसरी साइड सरफेस पर, लेकिन कोई कर नहीं पाएगा। इतना ज्यादा है वो जो क्रस्ट है, पता है ना? कितने हजारों किलोमीटर कोई उसमें खोदता हुआ कि दूसरी तरफ निकल जाएगी। तो इंटरेस्टिंग चीजें हैं वो, खगोलीय ज्ञान हो, ये सब जो चीजें हैं भाई, है ना? खैर, तो बेटा मैं ये बोल रहा था कि ये जो सन है ना, अब जैसे वो देखो, ये हमें धूप नहीं दिख रही होती है तो इसका मतलब ये नहीं कि सन नहीं है, सन तो अपनी रेज फिर भी दे रहा है ना? वो क्या है कि बादल बादल उनसे या उस टाइप से बादल घेरा गए तो वो ऐसा लगता है छुप गया है, धूप नहीं आ रही है, बट बेटा रेज तो आ ही रही है ना।
खैर, तो आगे बढ़े अब हम। अब देखिए हम बात करने जा रहे हैं लाइट फेज के बारे में, जिसको मैंने बताया था कि फोटोकेमिकल फेज भी हम कहते हैं। अब उसमें भी सबसे पहले क्या पढ़ेंगे आप? ये भी दो पार्ट में होती है प्रोसेस। मतलब ये हम बोले इसमें दो मेन घटनाएं हैं। दो मेन जो घटनाएं होती हैं वो होती है फोटो फॉस्फोराइलेशन। तोड़ तोड़ के पढ़ लिया करो शब्दों को, जैसे कभी कभी होता है ना कि अरे इतना लंबा शब्द है। फोटो फॉस्फोराइलेशन, फोटो फॉस्फोराइलेशन एक साथ। एक होती है फोटोलिसिस ऑफ वाटर, टूटना, वाटर का टूट के ऑक्सीजन निकलना। तो खैर, अब इससे पहले हम ये पढ़ेंगे फोटो फॉस्फोराइलेशन, उससे पहले आप फोटो सिस्टम तो पढ़ लो। भाई फोटो फॉस्फोराइलेशन जो हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, एटीपी कैसे बनती है, उससे पहले हम क्या पढ़ेंगे? फोटो सिस्टम। अच्छा, उससे पहले चलो एक इसकी मीनिंग मीनिंग तो बता दूं मैं। देखो, फॉस्फोराइलेशन शब्द जो होता है, इसका मतलब है एटीपी का बनना। फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या हो गया? एटीपी का, एनर्जी का बनना। फॉस्फेट का आके जुड़ना, एडीपी में फॉस्फेट जुड़ जाता है तो एटीपी बन जाती है। दो बातें होती हैं। एक होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, एक होता है फोटो फॉस्फोराइलेशन। सुन लेना, या नोट करना चाहो नोट कर लेना। जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एटीपी की सिंथेसिस होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, उसको बोला जाता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जो अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। सिंथेसिस ऑफ एटीपी इन प्रेजेंस ऑफ, नोट कर सकते हैं जो बच्चे करना चाहें। सिंथेसिस ऑफ एटीपी इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, synthesis of ATP in presence of oxygen in mitochondria, is called oxidative phosphorylation। बताऊंगा इनका रिलेशन है इसलिए बता रहा हूं मैं। इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है बेटा, वहां भी एटीपी बनती है, आप जानते हो रेस्पिरेशन में तो। अच्छा, अब इसके नीचे इसके बारे में लिखेंगे, सिंथेसिस ऑफ एटीपी। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, सिंथेसिस ऑफ एटीपी इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन क्लोरोप्लास्ट। जगह चेंज हो गई, और किसकी प्रेजेंस में वो चेंज हो गया, इन क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड फोटोफॉस्फोराइलेशन। पता है, प्लांट में दोनों चीजें होती है भाई। एक बताओ, प्लांट में माइटोकॉन्ड्रिया भी है, प्लांट सेल में, और क्लोरोप्लास्ट भी है, तो दोनों बातें होंगी नहीं होंगी? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी होगा उसके जो रेस्पिरेशन में, और फोटोसिंथेसिस में उसका फोटोफॉस्फोराइलेशन भी होगा। लेकिन हम लोगों में, एनिमल्स में, केवल और केवल क्या होगा? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एनिमल्स में, क्योंकि
हमारे अंदर केवल माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट नहीं है। ये तो सीधी सी बात है, कॉमन सेंस है ना बेटा, कि भाई हमारे अंदर क्लोरोप्लास्ट है ही नहीं, तो हमारे अंदर फोटोफॉस्फोरिलेशन कैसे हो जाएगा? फिर तो हम खाने पीने की जरूरत ही नहीं थी, एनर्जी धूप से ही ले लेते। वो पिक्चर नहीं है जादू वाली, कौन सी वो, ऋतिक रोशन वाली? हाँ, धूप में वो करता ना एलियन सा, जादू जादू करके धूप से धूप खाता था वो। है ना? ऐसा हो जाए फिर तो मजे आ जाएंगे, घूमते रहे आराम से बिना खाए पिए ऐसे ही। धूप खा लो, फिर धूप का भी टेस्ट लेते। ये छाया वाली धूप है, ये ज्यादा तेज वाली धूप है, इसका टेस्ट अलग है। क्योंकि है ना, तुम तो चटोरे लोग होते हैं ना, कि इसका टेस्ट उसका टेस्ट। हाँ, तो सुनो, प्लांट में क्योंकि दोनों प्रोसेस है ना, तो प्लांट में क्लोरोप्लास्ट का नंबर बहुत ज्यादा होता है माइटोकॉन्ड्रिया से। किसका नंबर ज्यादा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होते तो हैं, लेकिन क्लोरोप्लास्ट का नंबर माइटोकॉन्ड्रिया से बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए प्लांट में फोटोफॉस्फोराइलेशन बहुत ज्यादा होता है, कंपैरिजन टू ऑक्सीडेटिव फॉस्फोर, लगभग 30 गुना, लगभग 30 गुना ज्यादा होता है उसके, मतलब प्लांट के ही ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के मुकाबले फोटोफॉस्फोराइलेशन काफी ज्यादा बार होता है। ठीक है, चलिए, तो मैं ये बता रहा था कि सबसे पहले हमें यहां पर बात करनी पड़ेगी भाई फोटो सिस्टम के बारे में। फोटो सिस्टम्स, या आप लोग लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, एलएससी करके ना, क्योंकि इसका मेजर पार्ट एलएससी होता है। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, हार्वेस्ट करना मतलब उसको यूज करना, ट्रैप करना। भाई सनलाइट को कैच करना, ट्रैप करने की क्षमता हम में तो नहीं है ना, वो तो हम ऐसे अपना भी, हमारे अंदर वो जा रही है रेज, बात अलग है, बोलते हैं कि भाई विटामिन डी मिलेगी आपको, लेकिन उसको यूज करना और इलेक्ट्रॉन जनरेट करना, ये काम करते हैं, ये पिगमेंट सिस्टम होता है। फोटो सिस्टम या पिगमेंट सिस्टम एक ही बात है। आपको हमने बताया था अभी जब कल क्लोरोप्लास्ट बनाया था, कि उस क्लोरोप्लास्ट में जो थाइलाकॉइड थे, उन थाइलाकॉइड के ऊपर मैंने ग्रीन ग्रीन कलर के डॉट डॉट बनाए थे ना, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। तो पता है ये जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है ना, ये ग्रुप्स में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? ग्रुप्स में, बंचेज में। जैसे ये कॉलेज है, मतलब इंटर कॉलेज, क्योंकि कॉलेज वैसे शब्द होता है आप जानते हो, हायर डिग्री कॉलेज के लिए कॉलेज बोला जाता है, इनको स्कूल बोला जाता है, बट लिखने में यहाँ भी देख लो एक ऐसा मिसलीडिंग है ना, ये लिखने में इंटर कॉलेज लिखा जाता है। तो पता है इसके अंदर बहुत सारे रूम्स हैं, अभी बच्चों की क्लास में देख रहा चल रही हैं, तो एक एक क्लास में अलग अलग बच्चे बैठे हुए हैं ना, किसी में थर्ड क्लास के, फोर्थ के, टेंथ के, तुम लोग नीट वाले बच्चे यहाँ, तो एक ग्रुप है ये बच्चों का। ऐसे ही पिगमेंट्स का एक ग्रुप होता है, दैट इज कॉल्ड फोटो सिस्टम या पिगमेंट सिस्टम। बहुत सारे ग्रुप पाए जाते हैं, मतलब उसमें गिरेना में, उसमें ना गिरेना बेटा थाइलाकॉइड होती हैं क्लोरोप्लास्ट में, काफी सारे ऐसे फोटो सिस्टम्स पाए जाते हैं। ठीक है, जिनका काम होता है लाइट को कैप्चर करके और इलेक्ट्रॉन जनरेट करना, और फिर वो इलेक्ट्रॉन डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर पे मूव करता है, ट्रांसपोर्ट होता है एक से दूसरे पर, दूसरे से तीसरे पर, उस दौरान एनर्जी बनती है, यानी उस इलेक्ट्रॉन से एनर्जी बनती है, जो इलेक्ट्रॉन लाइट की वजह से उत्पन्न हुआ है। मेरी बात समझ रहे हो ना आप? ये प्रोसेस है जो हम ऐसे डायरेक्ट बोले थे ना कि एटीपी बन जाता, ये प्रोसेस बताएंगे ना कि बनती कैसे है वो, ये बताया जाएगा वो प्रोसेस की लाइट फेज में बनती कैसे है, प्रक्रिया क्या है, वो भी आपसे नहीं समझेंगे। तो ये जो फोटो सिस्टम है, में हाँ, ये एनसीईआरटी में
एनसीईआरटी में आप लोगों को जैसे देखेंगे अपने अपने ये वाले डायग्राम में देखने को मिलेंगे, यहाँ इसके आसपास ही मैट्रिक्स को देखेंगे। हाँ, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, है ना? बात नहीं। देखिए बेटा, ध्यान सुने।
एक जो फोटो सिस्टम होता है या पिगमेंट सिस्टम होता है, उसमें 250 से 400, यानी ये जो आपको एनसीईआरटी में मान लो 8-10 दिखा रखे हैं गोले गोले से, या मैंने एक गिनती के बना दिए, क्योंकि ऐसे इतने हम बना नहीं सकते ना बेटा, ये तो दिखेंगे नहीं इतने छोटे छोटे, अगर डॉट 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 लगा दी। 250 से 400 पिगमेंट मॉलिक्यूल, जिसमें सब होंगे। सबसे ज्यादा क्लोरोफिल ए होगा, बी कैरोटीनॉइड, जेंथोफिल, ये सब मिलके 250 से 400 अलग अलग, मतलब किसी फोटो सिस्टम में 250 हो सकते हैं, किसी में 300, 350, समझ रहे हो मेरी बात को? रेंज है ये। दूसरी बात सुन लो पहले, बाद में है ना देखना। इसमें होता क्या है बेटा, एक मॉलिक्यूल को छोड़ करके, एक पिगमेंट मॉलिक्यूल को छोड़ करके बाकी सारे जितने भी पिगमेंट मॉलिक्यूल होते हैं वो एंटीना की तरह काम करते हैं। एंटीना, एंटीनी उसका प्लूरल हो जाता है, मतलब एंटीनी बोल देते हैं। जैसे एंटीना आपने देखा होगा घर में हमारे, एक डिस एंटीना होता है, या पहले तो वैसा वाला होता था उसको, जब तुम लोग तो क्या थे नहीं दुनिया में, तुम लोग मार्केट में नहीं आए थे तब तक, है ना? तब हम जब छोटे थे तब एक वो आता था ब्लैक एंड व्हाइट टीवी बेटा, और वो एंटीना होता था ऐसे करके ना, वो उसको घुमाते रहते थे, हाँ भाई आगे नहीं आए छत में से, एक नीचे घर के ना रूम के दरवाजे पे उसको पूछते थे, हाँ भाई आ गए, चित्र आ गए। वो अंदर पूछता था, नहीं आए, इधर घुमाओ। कोई कौवा वोवा बैठ गया, पक्षी बैठ गया तो गड़बड़ हो जाते थे, वो आ जाती थी बिंदी बिंदी, वो है ना। हाँ हाँ, ले दिखा देता हूँ, ले ए, ऐसा एंटीना होता था, कुछ छोटी छोटी पट कुछ बड़ी, और उसको इधर से उधर घुमाते रहते थे डायरेक्शन उसकी। खैर, तो पता है आज की डेट में बेशक डिश वो एंटीना आ गए, वो जिसको तस्तरी टाइप के प्लेट बोलते हैं हम लोग, सभी की, चाहे टाटा स्काई हो, डिश हो, डिज, है ना, पता है वो कैच करता है सिग्नल। मैं सुनना, वही मैकेनिज्म है, वो कैच करता है सिग्नल, और वो सिग्नल कैच करने के बाद में उससे वायर एक लगा होता है, वो आपके घर में जो आपके रूम में टीवी रखा हुआ है, एलईडी एलसीडी जो रखा हुआ है, उससे कनेक्ट होता है ना बेटा। तो उस सिग्नल को जो एंटीना कैच करता है, वो जो आपके घर में टीवी रखा हुआ है, वो उसको पिक्चर के फॉर्म में दिखाता है। उस ऑडियो वीडियो जो सिग्नल है ना बेटा, उनको वो साउंड और पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है, यानी वो बस कन्वर्टर है, कन्वर्ट करके आपको दिखा रहा है वो यूनिट। समझ बात आ रही है? सेम तरीके से ध्यान सुनना, जैसे आपके घर का टीवी है, वो टीवी यहां पर एक स्पेशल मॉलिक्यूल है क्लोरोफिल ए का, डेट इज कॉल्ड रिएक्शन सेंटर। वो कौन है? रिएक्शन सेंटर। एनसीईआरटी में भी लिखा है, लेकिन उसकी अभी बताऊंगा, लैंग्वेज थोड़ी ऐसी गड़बड़ा लिखी हुई है कि बच्चे उससे कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चा ये सोचता है कि इस पूरे फोटो सिस्टम में केवल एक ही क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल है जो रिएक्शन सेंटर बना रहा है। ऐसा नहीं है, रिएक्शन सेंटर बनाने वाला क्लोरोफिल ए का एक मॉलिक्यूल है बस। और पता है वो कौन सा मॉलिक्यूल है? वो ऐसा मॉलिक्यूल है जो मैक्सिमम वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखता है। कैसी? मैक्सिमम, तभी समझाऊंगा। मतलब इनमें सारे जो 250 से 400 है ना मॉलिक्यूल, इनमें उस एक क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो रिएक्शन सेंटर है, उससे ज्यादा वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कोई दूसरा नहीं कर सकता। अंडरस्टूड? तो वो तो हो गया हमारा टीवी, रिएक्शन सेंटर। और ये जो सारे के सारे हैं ना बेटा, ये दूसरे पिगमेंट, ये हैं वो सिग्नल कैच करने वाले, यानी ये सनलाइट को कैच कर रहे हैं, ट्रैप कर रहे हैं। देखो सनलाइट आ रही है ना, फोटोन सनलाइट, ये उसको ट्रैप कर रहे हैं और रिएक्शन सेंटर को दे रहे हैं। ट्रैप कर करके किसको दे रहे हैं? फाइनली रिएक्शन सेंटर को दे रहे हैं ना ये। तो ये है एंटीना मॉलिक्यूल, है ना, समझ गए ना आप? या लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बनाते हैं ये। क्या बनाते हैं ये? एलएससी जो हम बोलते हैं, लाइट को हार्वेस्ट करने वाले कॉम्प्लेक्स, है ना, फोटो सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट। अब सुनो, मैं ये बताना चाह रहा हूं, ये जो एंटीना मॉलिक्यूल हैं, इन एंटीना मॉलिक्यूल में
एसेसरी पिगमेंट तो आते आते, मैंने बताया था एसेसरी पिगमेंट, मैंने बोला था आपको क्लोरोफिल बी को और कैरोटीनॉइड जेंथोफिल, इनको एसेसरी पिगमेंट बोला था। क्लोरोफिल ये मेन पिगमेंट होता है चीफ, और ये बी कैरोटीनॉइड जेंथोफिल एसेसरी पिगमेंट है। तो वो सारे एसेसरी पिगमेंट और क्लोरोफिल ए भी, ये सब मिलके बनाते हैं एंटीना। देखो मैंने इसलिए ये नोट जरूर कर लेना यहां पे जो मैंने लिखा है, ठीक है। मैं ये बता रहा हूं, इसमें पूरे में सपोज करो 150 क्लोरोफिल ए है। कितने मॉलिक्यूल है क्लोरोफिल ए के? 150। उनमें से 149 तो इनमें ही है, एक अकेला ये है, ये उन सबका बड़ा भाई है, उन 150 का भी। इस बात में बार बार फोकस कर रहा हूं, है ना, क्योंकि एनसीईआरटी की जो एक लाइन बोलती है ना, जिससे आप मिसगाइड होते हो, मैं बताता हूँ। देखो हिंदी वाले भी पढ़ लेता हूँ लो पहले, जैसे मैंने इंग्लिश वाले में देखी हुई है। देखो जैसे ये कहता है, एलएससी प्रोटीन से आबद्ध हजारों वर्णक अणुओं से बने होते हैं, है ना। प्रत्येक फोटो सिस्टम में सभी वर्णक होते हैं, सभी। देखो प्रत्येक फोटो सिस्टम में सभी वर्णक यानी पिगमेंट होते हैं, सिवाय क्लोरोफिल ए के एक अणु के, तथा एलएससी का निर्माण करते हैं, जिन्हें एंटीने कहते हैं, है ना। ये हो गया। तो यहाँ बच्चों को क्या लगा कि सारे पिगमेंट है, बस क्लोरोफिल ए नहीं है। फिर आगे क्या लिखा है, क्लोरोफिल ए का एक अकेला अणु अब क्रिया केंद्र बनाता है, यानी रिएक्शन सेंटर बनाता है ना। लेकिन अब इसको समझने वाली बात है कि आप कैसे एज्यूम कर सकते हो, अगर आपको जैसे भी बताया जाए। एक तो बच्चा ये सोच सकता है इसका मीनिंग कि सारे जो पिगमेंट हैं, वर्णक हैं, वो तो बना रहे हैं लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम या एंटीना फोटो सिस्टम में बना रहे हैं, एक मॉलिक्यूल को छोड़ करके, यानी कि क्लोरोफिल ए के एक मॉलिक्यूल को छोड़ करके, है ना। बाकी सारे, अब उन सारे में क्या आ रहा है, तो एक बच्चा तो समझ रहा है कि क्लोरोफिल को छोड़ करके क्लोरोफिल का एक ही मॉलिक्यूल है बस। बच्चे इसमें क्या करते हैं, सर क्लोरोफिल का तो एक ही मॉलिक्यूल है बस, बाकी क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड जेंथोफिल वो सब है एंटीना में। और एक बच्चा समझ रहा है कि सर सारे पिगमेंट मॉलिक्यूल बना रहे हैं फोटो सिस्टम, लेकिन क्लोरोफिल का एक मॉलिक्यूल नहीं बना रहा है, ए का, वो रिएक्शन सेंटर बना रहा है। तो वही समझ रहा है जो मैंने सेकंड टाइम बोला कि एक्चुअली क्लोरोफिल ए यहाँ पे तो है ही है, ये तो मीन है ही, ये कोई दूसरा नहीं हो सकता। लेकिन इसमें एंटीना में भी क्लोरोफिल ए है, ध्यान रखना इस बात को। और सबसे ज्यादा है ही नहीं, सबसे ज्यादा वही है, उन 250 से 400 में सबसे ज्यादा वही 150 है। मैंने कहा था क्योंकि वो चीप पिगमेंट है भाई साहब। बढ़िया बात आ गई। अब इसको बना लो, नोट कर लो ये बात। अच्छा सुनो सुनो, एक बात और सुन लो। अब जैसे इन्होंने लाइट वो दे दी किसको, उसको यूनिट को ना, तो हम जो बोले थे ना टीवी जैसे पिक्चर दिखाता है, साउंड आएगा, वीडियो क्वालिटी आएगी, है ना बेटा। ऐसे ही आप कहो कि सर यहाँ रिएक्शन सेंटर क्या कर रहा है, फिर ये इन सबसे लाइट लेके अपनी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है। केमिस्ट्री वाला शब्द बोल रहा हूं, ग्राउंड स्टेट से, तो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में आएगा, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा, इलेक्ट्रॉन निकालेगा। क्योंकि कोई भी जैसे मॉलिक्यूल जब अपनी ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में आता है तो इलेक्ट्रॉन खर्च करता है, निकालता है ना बेटा। वो इलेक्ट्रॉन जो निकलेंगे, है ना, वो बोलेंगे हॉट इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलेंगे? देखा, वो भी हॉट हैं, हॉट इलेक्ट्रॉन्स। और बेटा रे, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इनको रिसीव करेंगे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जो कि अभी आपको आगे बताए जाएंगे। बोले यहाँ पे बस नाम लिख देना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये आपको आगे बताए जाएंगे कि कौन कौन है। पहला एक आएगा, फिर उससे दूसरा लेगा इलेक्ट्रॉन, फिर तीसरा लेगा, ऐसे करके एक चेन बनेगी, उसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या सिस्टम बोलेंगे, है ना। वो देखो, वो चेन आगे जाके, ये है जो है ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, ये चेन है ना, जिसके थ्रू फिर जब इलेक्ट्रॉन इन अलग अलग इलेक्ट्रॉन के, जैसे समझो ये इलेक्ट्रॉन कैरियर है, ये सारे कौन है, तो पहले इलेक्ट्रॉन इस पे गया सबसे पहले, फिर इधर गया, इधर गया, इधर गया। तो जब इलेक्ट्रॉन कैरियर पे चलेगा ना वो, उस दौरान एटीपी जनरेट,
वो जो पावर नहीं थी हमारी एटीपी एंड एडीपीएच जो बोल रहे थे, वो उसी दौरान बनेगी जब डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर पे इलेक्ट्रॉन चलेगा। इसका मतलब बात खोपड़िया में क्या आई कि भाई लाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन निकले और उस इलेक्ट्रॉन से एनर्जी बनी, उस इलेक्ट्रॉन से एनर्जी बनी जो कि आगे जाकर शुगर बनाने में काम आएगी। डॉक्टर खोपड़िया में बात आ गई। तो ये कहानी है बेटा। और ये जो इलेक्ट्रॉन जो निकल गए हॉट इलेक्ट्रॉन जो हमने बोला, तो आप जानते हैं अगर कोई अपनी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है, इलेक्ट्रॉन खर्च करता है, तो उसके पास अब इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई नहीं आ गई? इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी नहीं आएगी? है ना? वो इलेक्ट्रॉन की कमी जब कहीं से इलेक्ट्रॉन से मिल जाएंगे तभी तो पूरी होगी। मतलब जैसे सपोज करो आपके पॉकेट में 100 रुपीज है, उसमें से आपने 50 इनको दे दिए, तो कितने रह गए? 100 थे, 50 इन्हें दे, 50 ही तो बचे। अब आपको कहीं से 50 मिलेंगे तभी तो आपके पूरे 100 होंगे। वही बात बताऊंगा कि ये वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में कैसे जाएगा। क्योंकि एक बात सुनो, हे बच्चों, तू कुछ कर नहीं रहा है, बार बार इधर क्या मतलब, ये बता, हर सेकंड पे तू जैसे तू इधर को क्यों देखता है? भाई तू यहां से जाके तू बेशक साथ में रहना जिंदगी भर तुम दोनों, या है ना, कुछ भी कर लेना। आज तो जमाना ऐसा है कि कुछ भी हो रहा है भाई, है ना। लड़के लड़के भाग जाते हैं घर से कि हम ब्याह करेंगे, लड़की लड़की भाग जाती हैं, जमाना खराब हो चल रहा है बेटा। तो दोस्ती भी समझदारी से करनी चाहिए, ज्यादा गहरी दोस्ती नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो खैर, लेकिन मतलब सुन नहीं रहा भला आदमी, ना कुछ लिख नहीं कुछ कर रहा है बस। एक क्लास में बैठ के तो थोड़ा ध्यान है ना, सामने दे दो। अरे बाहर निकल के यार तू कितने बतियाना, मैं कम मना कर रहा हूँ। तीनों के तीनों मतलब जैसे आज 3 दिन में पहली बार आए हैं ना, तो मतलब पता नहीं कितनी खुशी खुशी है। तो बेटा वो एक्चुअली में अगर वापस नहीं आया, आप देखिए इसने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में आ चुका है ना। अब ये लाइट तो लगातार पड़ रही है, तो ये दोबारा से इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं निकाल सकता। अब एक बार देखना इलेक्ट्रॉन निकल गया तो प्रोसेस बंद हो जाएगी अब तो, क्योंकि बंद तो होती नहीं है। तो ये इलेक्ट्रॉन दोबारा में तब तक नहीं निकाल सकता जब तक इसकी पूर्ति ना हो जाए। यानी ये समझो कि हमने बताया था ना इससे 100 रुपए इसके पास, इसने 50 दे दिए। अब ये अगले 50 रुपए तब तक नहीं दे सकती जब तक कि इसके पास दोबारा से सोना हो जाए, है ना, क्योंकि वो 50 तो इसका मतलब वो है बेस है कि उससे कम तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो वो कहीं से उसे मिलेंगे, यानी वो इलेक्ट्रॉन कहीं से मिलेंगे। वो इलेक्ट्रॉन पता है कहां से मिलेंगे? वाटर के ब्रेकडाउन से जब ऑक्सीजन निकलेगी फोटोलिसिस, उस वाटर से मिलेंगे। तुम्हें याद है कि मैंने बोला था हाइड्रोजन डोनर की तरह वाटर यूज होता था। फोटोसिंथेसिस में एक हाइड्रोजन डोनर जरूरी है। तो हाइड्रोजन में मैंने बताया था हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन भी होता है। तो इलेक्ट्रॉन डोनर, हाइड्रोजन डोनर, वाटर यूज होगा, वो इसको इसके इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये वापस से वो जो इलेक्ट्रॉन का खड्डा हो गया था, गड्ढा, वो फिल हो जाएगा। नाउ इट रेडी अगेन, है ना, टू एमिट इलेक्ट्रॉन। तो प्रोसेस चलती रहेगी, बताएंगे भी आगे। पहले तो ये कर लो, चलो कार्रवाई। ये वाले जरूर नोट कर लेना, ये लाइन, ये जो यहाँ पे दो बातें हैं, 250 से ये 400, और ये क्योंकि ये एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगी ना बेटा लिखी हुई। अच्छा, लिख लो, नोट कर लो, चलो। ये जो मैं बता रहा हूँ आपके सामने जो डायग्राम सा फोटो सिस्टम या एनसीईआरटी में छपा हुआ है, ये दो तरीके के होते हैं भाई साहब। यानी ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप दो तरीके के हैं बेटा। एक को बोलते हैं PS1 और एक को बोलते हैं PS2। ठीक है भैया, PS1 एंड PS2। अच्छा, अब क्या होता है कि जो PS1 है, वह अंतर क्या होता है? उस PS1 में जो रिएक्शन सेंटर है ना बेटा, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, वो PS1 में 700 नैनोमीटर तक की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर सकता है PS1 में। तो इसीलिए उसको बोलते हैं P700, P700, क्योंकि 700 नैनोमीटर की लाइट को मैक्सिमम, मतलब नीचे वाली को तो एब्जॉर्ब कर ही लेगा,
मैक्सिमम जो इसकी लिमिट है वो 700 है, पीक है ना बेटा, हाईएस्ट मतलब, पीक नहीं मतलब हाईएस्ट बोल रही हूँ, क्योंकि वो पीक तो तुम जानते हो कि कौन सी वाली लाइट वो एब्जॉर्ब की जाती थी, अलग में रेड में ब्लू में अलग अलग थी वो। और जो PS2 है वो जो मैक्सिमम हाइट मतलब जहां तक ज्यादा से ज्यादा कर सकता है एब्जॉर्ब, वो 680 है, तो उसको P680 बोल देते हैं। 680 नैनोमीटर को एब्जॉर्ब कर सकता है, समझ गए ना आप? यानी दो तरीके के टीवी हैं, है ना, एक एलईडी एक एलसीडी, ये जो भी है, एक 32 इंच का, एक 42 इंच का। हाँ, टीवी अभी वो आते हैं ना वो। हाँ बात तो यार बहुत बड़े बड़े हैं टीवी, अब हम टीवी की बात थोड़ी कर रहे हैं, वो तो मतलब एक एग्जाम्पल देके बता रहे हैं, ठीक है। तो इनमें अंतर रिएक्शन सेंटर का है, क्लोरोफिल ए कौन सा वाला है, इस पे मैटर डिपेंड करेगा। बाकी बातें दोनों के लिए सेम ही है कि 250 से 400 पिगमेंट दोनों में ही है, ठीक है बच्चों, दोनों ही थाइलाकॉइड पे लोकेटेड है, ठीक है। अभी इनकी लोकेशन बताता हूँ कि कहां पर है वास्तव में, क्लोरोप्लास्ट में लोकेशन इनकी दिखाता हूँ अभी। बन गया। अरे शांत हो जाओ भाई, शांत हो जाओ। देखिए ध्यान सुने, ग्रेना देखा रखी है, उनको कनेक्ट करने वाली स्ट्रोमा थाइलाकॉइड या स्ट्रोमा लेमली होता है। जो PS1 है वो PS1 स्ट्रोमा लेमली में केवल PS1 लोकेटेड होता है, स्ट्रोमा लेमली पर। और जो ग्रेना है, आप जानते हैं ना कि जो एक के ऊपर एक बेटा लगे हुए हैं ना थाइलाकॉइड ग्रेना के,
तो जो ऊपर ऊपर वाले पार्ट है ना, अंदर वाले जो दबे हुए पार्ट नहीं है, जो ऊपर ऊपर वाली साइड है, आउटर रीजन्स, बस उन पे PS1 है। जबकि जो अंदर वाले साइड है, अंदर वाली जो ऊपर से नहीं दिखेंगी आपको, है ना, अंदर वाली साइड से, वहां पे PS2 है। लिखता हूं मैं उनको, क्या क्या हम लिखेंगे देखिए। एक तो बात ये होगी PS1 स्ट्रोमा लैमली में है, केवल PS1 है। देखो, ये जो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर करके है ना बेटा, मैं बताना चाह रहा हूँ कि कोर्स में आपके में वो है, बट उन्होंने ज्यादा बोला नहीं है इसके बारे में। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर जैसे मिलेगा ना, ये वाला इक्वेशन है ना, इसके पास में ही नीचे लिखा हुआ है कि this is physically located, ये लिखा है, we need to emphasize here that water splitting complex is stated with the BS2 which is physically located on the inner side of the membrane of the. अच्छा, ये तो इसके वाटर वाले के लिए लिखा हुआ बस, PSL PS2 की प्रॉपर लोकेशन नहीं दी है। हाँ हाँ, एग्जैक्ट उनकी लोकेशन नहीं दी है ना। लो, ये नहीं, इसलिए और ज्यादा ध्यान से आप इसे नोट कर लेना बेटा। देखिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, ये क्वेश्चन में आपको लिख के ये आता है एप्रेस और नॉन एप्रेस, इसीलिए मैंने इसको ये बता दिया कि एप्रेस का मतलब है अंदर वाले पार्ट्स, इनर रीजन्स। वो एप्रेस का मतलब, जैसे प्रेस प्रेस मतलब समझो ना, दबे हुए वाले हिस्से, और जो बाहर बाहर वाले हैं ना,
उनको नॉन अप्रेस रीजन बोला जाता है। तो जब क्वेश्चन में टर्म आता है वो नॉन अप्रेस और अप्रेस की तरह आता है। तो आप देख पा रहे हैं, एक चीज और आपके दिमाग में क्लियर है कि PS1 दोनों पे लोकेटेड है, स्ट्रोमा लेमली पर भी है और ग्रेना लेमली पर भी है। बाहर बाहर है लेकिन है तो सही। लेकिन PS2 केवल और केवल ग्रेना हाइपोकॉर्ड में ही पाया जाता है। ये अंतर दोनों बातों में। ठीक है, बन गया। एक बार में देख ले क्या कर, स्ट्रोमा तो पूरा ऐसे लिख दिया कर, सोचता रहता है बहुत ज्यादा। और बेटा देख, तेरा पेज ही इतना बड़ा था है। देख तेरा ये पेज यहाँ पे जो खाली है थोड़ा सा बड़ा बना देता तो अच्छा नहीं रहता। मैं फिर यहाँ समझ आया अब वो जो इलेक्ट्रॉन थे ना, जो भी हमने बोला था कि जाएंगे, उनकी बात की जाएगी। उसी में साथ में ही आपको हम पढ़ा देंगे फोटोलिसिस ऑफ वाटर। उसी में ना बेटा, उसी में वाटर की फोटोलिसिस, एक्चुअली वाटर की फोटोलिसिस होके ऑक्सीजन निकलती है। मैंने बताया था आपको, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है और सनलाइट के यूज करके वाटर से, और एच निकलता है। अभी इक्वेशन दिखाता हूँ, एनसीईआरटी में छपी हुई है वो इक्वेशन, यही लिख देता हूँ लोग डायग्राम के पास। ये जो फोटोलिसिस ऑफ वाटर है बेटा, इसको फोटो स्प्लिटिंग भी कहते हैं। फोटो स्प्लिटिंग, स्प्लिट मतलब टूटना, बहुत इंपॉर्टेंट वो होता है, ध्यान रखना। क्वेश्चन ये आता रहता है अभी तक कि भाई फोटोलिसिस ऑफ वाटर कहां पर होता है। तो अभी जब मैं आपको ये दिखाऊंगा ना नॉन साइक्लिक साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन आपको, तो पता है ये PS2 पे होता है। कहां पर होता है फोटोलिसिस ऑफ वाटर? PS2 के साथ लोकेटेड होता है, मतलब उसके साथ एसोसिएट होता है। फोटो सिस्टम 2, जैसे देखा होगा बच्चों, ये जो बना है ना आपका डायग्राम सा मेष में, बीच में वो सब इलेक्ट्रॉन कैरियर भी बनाऊंगा आपको बता के कि कौन कौन से होते हैं। तो आप इसमें जरा गौर से देखो, इसमें तो हिंदी में 1 2 तो कुछ लिखा नहीं है। हाँ हाँ, ऊपर लिखा है नहीं, ऊपर लिखा है कैरियर। देखो ऊपर लिखा फोटो सिस्टम 2, फोटो सिस्टम 1। तो ये आप देखें गौर से, 2 के रिएक्शन सेंटर के पास वहां पे वो H2O टूट रहा है। देखो गौर से, 1 के पास नहीं टूट रहा। ये जो टूट रहा है वाटर है ना, ये सेकंड के पास टूट रहा है, ये जो टूट रहा है, समझ गए? नियर PS2 रिएक्शन सेंटर इन, और ये जो होता है ना बेटा ब्रेकडाउन, ये थाइलाकॉइड के ल्यूमेन में होता है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, आप देखते हैं कि 2H2O, ठीक है, और सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन होगा इसका वाटर का। तो एक तो हमने बना दी ऑक्सीजन, भाई ऑक्सीजन तो मेन है ही, जिसको निकालने की हम बात करना चाह रहे हैं। देखो 2H2O लेंगे तभी तो एक ऑक्सीजन बनेगी बेटा, O2 प्लस 4H पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ये है प्रोसेस। अगर मैं एक H2O लेता तो हाफ O2 दिखाता फिर, लेकिन एक ऑक्सीजन हमने पूरा मॉलिक्यूल दिखाने के लिए हमने 2H2O लिया है। मैंगो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स किसकी वजह से होता है, मतलब कौन होता है एक्टिवेटर? मैंगो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स।
एक कॉम्प्लेक्स है, एंजाइम कॉम्प्लेक्स, जिसमें मैंगनीज होता है मेन, एमएन, क्लोरीन MnCl2 होता है, तो मैंगनीज, क्लोरीन, कैल्शियम और बाइकार्बोनेट, इनका रोल होता है, ये माना जाता है, तो उसको मैंगो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बोल देते हैं। समझ रहे ना आप? इसकी वजह से वहां नहीं लिखा हुआ है बेटा, ये तो इसलिए मेंशन कर सकते हो, यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ, MnCl2, कैल्शियम, बाइकार्बोनेट। ठीक है, ये फोटोलिसिस ऑफ वाटर है। और ये जो इलेक्ट्रॉन निकले, इन इलेक्ट्रॉन से तो आगे हमें बताएं, उसे फोटो फॉस्फोराइलेशन में एटीपी बनाएंगे, एटीपी और NADPH इसी से प्रोड्यूस होगा बेटा। फोटो फॉस्फोराइलेशन जो प्रोसेस बताई थी हमने, एटीपी बनेगा, तो वो स्टेप हम अभी आगे आपको कल लिए लाइट फेज कंप्लीट करा देंगे पूरी। और इसमें एटीपी बनना ना आगे, इसके दोनों के बाद में एक प्रोसेस और है, देखो हिंदी में लिखा है रसो परासरणी परिकल्पना, कि ये पता है क्या है, ये है कि एटीपी बनता कैसे है, केमियोस्मोस्टिक एटीपी सिंथेसिस, लिखा है ना, अरे लिख तो रहा होगा है ठीक है। हाँ, केमियोस्मोस्टिक है ना, तो बेटा वो देख हिंदी में कितना खतरनाक नाम है, रसो परासरणी परिकल्पना, हाइपोथेसिस। बताऊंगा ये प्रोसेस, यानी एटीपी बनता कैसे है। तो ये पूरा फिर लाइट फेज कंप्लीट हो जाएगी, फिर उसके बाद में आएगी डार्क फेज। तो कल लाइट फेज खत्म, ये परिकल्पना के साथ सब खत्म करना है, क्योंकि अब हमें केवल ये बताने रह गए ना ट्रांसपोर्ट, फिर डार्क फेज और फैक्टर्स। तो ये 5 क्लासेस में चैप्टर आपको खत्म हो जाएगा, आज तीसरे क्लास। कर लिया नोट? चलो तो फिर अभी ज्वाइन देते हैं।